साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवीएस स्टडी क्लासेस में। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ गई हैं और आज इसका टाइम टेबल भी जारी हो गया है। 24 मार्च से आपके पेपर हैं। तो इन दिनों में हम आपको आज 8 तारीख हो गई है और इन लगभग 10 से 15 दिन हैं। इसमें आपको हम फास्ट रिवीजन कराएंगे जो मेन सब्जेक्ट हैं उनका, साइंस का जैसे हुआ और हिंदी ग्रामर का, हिंदी साइंस, हिंदी ग्रामर, मैथ, सारे जो सब्जेक्ट हैं इनका फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन कराएंगे आपको, जिससे कि आपके जो पेपर हों और पेपरों में भी जब तक जो इसी सब्जेक्ट का पेपर होगा उस सब्जेक्ट के लेकर आपसे डिस्कस करते रहेंगे हम। तो जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं कि हमारा जो चैप्टर है तो अम्ल, क्षार और लवण, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके गए थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें हमें देखना है, जिन्हें पढ़ना है, जिससे वहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो एक प्रश्न आता है, एक इसी के में प्रश्न आता है कि पूछा जाता है कि तांबे, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तांबे या पीतल के बर्तनों में तांबे या पीतल के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों न रखने चाहिए। दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्यों नहीं रखने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि तांबे और पीतल के जो बर्तन हैं उसमें दही एवं खट्टे जो पदार्थ होते हैं, खट्टे जो पदार्थ, उन्हें क्यों नहीं रखना चाहिए। तो क्या होता है कि दही और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो क्या करते हैं कि तांबा और जो अम्ल है तांबे तथा पीतल के साथ अपक्रिया कर लेता है और अपक्रिया करके लवण बना देता है, और ये लवण विषैले होते हैं। ये लवण कैसे होते हैं, विषैले होते हैं। इसलिए दही एवं खट्टे पदार्थों को पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्या होता है कि दही जो है, दही या खट्टे पदार्थ जो होते हैं, खट्टे पदार्थ, इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। और यह क्या करते हैं, अम्लीय होती है, और यह क्या करते हैं, और यह तांबे या पीतल के जो होता है, तांबे या पीतल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं जो विषैले होते हैं। क्या होता है कि दही और जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो, उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। और ये क्या करते हैं, तांबे या पीतल के साथ ये मिलकर क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो क्या लवण बनाते हैं, और लवण ये ऐसे लवण बनाते हैं जो विषैले होते हैं। इसलिए इन्हें क्या किया जाता है, तांबे और पीतल के बर्तन में इसे नहीं रखा जाता है। ठीक है, तांबे और पीतल के बर्तन में इसे नहीं रखा जाता है। एक हमारा क्वेश्चन बनता है कि अम्ल का जलीय विलयन जो होता है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालक जो होता है चालन करता है। क्या जो अम्ल का जलीय विलयन है वो क्या विद्युत का चालन करता है। प्रश्न हमारा बनता है
प्रश्न एक बनता है कि अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। क्वेश्चन हमारा आता है कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन करता क्यों करता है, विद्युत का चालन करता है तो क्यों करता है। तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, अम्ल का जो जलीय विलयन में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं। जो अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है, H पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन के आयन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो आवेश वाहक का कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है, जो आयन होते हैं, हाइड्रोजन के आयन होते हैं, वो क्या करते हैं, आवेश वाहक का कार्य करते हैं, जिससे अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन हो, जिससे कि विद्युत का चालन हो जाता है। एक कैसे होता है, ये क्या होता है कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है इसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, अम्ल का जलीय विलयन में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, जो क्या करता है, जो आवेश को क्या कर देता है, जो इसका क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या करता है, जो आवेश वाहक का कार्य करता है, जो आवेश वाहक का कार्य करता है, आवेश वाहक का कार्य करता है, वाहक का कार्य करता है, आवेश वाहक का कार्य करता है। अम्ल का जो जलीय विलयन है वो हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिव आयन क्या होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं, जो क्या करता है, आवेश वाहक का कार्य करता है। इसलिए जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालक होता है, विद्युत का चालक होता है। ठीक है, विद्युत का चालक होता है। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है, जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक जो गैस होती है वो क्या होती है कि शुष्क जो लिटमस पत्र होता है उसके रंग को क्यों नहीं बदलती है। क्वेश्चन है हमारा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलती है, क्यों नहीं बदलती। ठीक है, क्यों नहीं बदलती है। जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है वो क्या होता है कि उसमें जो गैस होती है वो शुष्क लिटमस पेपर जो होता है उसका रंग क्यों नहीं बदलती है। तो क्या कारण है रंग नहीं बदलने का, तो इससे का एक कारण है कि इसमें भी हाइड्रोजन आयन जो हैं उत्पन्न, जो इसमें क्या होता है कि शुष्क गैस जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करती है। जो शुष्क गैस है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है, हाइड्रोक्लोरिक गैस हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, उत्पन्न नहीं करती है। तो जो क्या होता है, जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो क्या होती है, वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करती है। वो क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है, जिससे उसका जो होता है कि अम्लीय गुण अवलक्षित नहीं हो पाता है। जिससे क्या होता है कि जो इसमें का जो अम्लीय गुण है, जिससे
इसका अम्लीय गुण अवलक्षित नहीं हो पाता, यानी प्रदर्शित नहीं हो पाता है। अवलक्षित नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। क्या कारण है? जैसे शुष्क जो हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करती है, जिससे इसका जो अम्लीय गुण क्या होता है, अवलक्षित नहीं हो पाता है। हाइड्रोजन जो क्या होता है, जो उसका जो अम्लीय गुण होता है हाइड्रोक्लोरिक गैस का, वो अवलक्षित नहीं हो पाता, वो प्रदर्शन नहीं कर पाता है। इसी कारण क्या होता है कि जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक जो गैस है वो लिटमस पेपर का रंग नहीं बदल पाती है, वो लिटमस पेपर का रंग नहीं बदल पाती है। एक क्वेश्चन और आता है इसमें हमारा, एक क्वेश्चन और है इसमें हमारा, एक क्वेश्चन और आता है इसमें हमारा कि अम्ल को तनुकृत करते समय एक क्यों अनुशासित करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि अम्ल को तनुकृत करते समय एक क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल से मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, ना कि जल को अम्ल में। तो क्या होता है कि जो अम्ल को तनुकृत जो करने के लिए जल क्या होता है, जो अम्ल को तनुकृत करने के लिए जल को क्या करते हैं, जल को अम्ल में कभी नहीं मिलाया जाता है, कभी नहीं मिलाना चाहिए। अम्ल को कभी भी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि जब अम्ल को मिलाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा अत्यधिक होती है। क्या कहते हैं, जब से अम्ल को मिलाते हैं तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है, जिससे मिश्रण पात्र से बाहर आ जाता है, जिससे मिश्रण क्या होता है, पात्र से बाहर आ जाता है और समीप खड़े किसी भी व्यक्ति को भी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए कि जो अम्ल को तनुकृत करते समय जो लिखो, जैसे अम्ल को तनुकृत करते समय, अम्ल को तनुकृत करते समय जल को यानी अम्ल को तनुकृत करते समय जल को क्या करना चाहिए, जल को कभी भी नहीं मिलाना चाहिए, जल को कभी भी नहीं मिलाना चाहिए, कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। क्योंकि जल मिलाने से क्या होता है, जल मिलाने से अत्यधिक क्या होती है, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो क्या करती है, क्या करती है, जिससे कि अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे क्या होती है कि जो मिश्रण जो पात्र होता है, जिससे जो मिश्रण पात्र से बाहर निकल आता है, जिससे मिश्रण पात्र से बाहर निकल आता है, बाहर निकल आता है, जिससे कि क्या होता है, जिससे पास खड़े किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है, व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए क्या करते हैं, जो तनु होता है अम्ल का तनुकृत करते समय जो जल को नहीं मिलाया जाता है, तनुकृत करते समय जल को नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की अत्यधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो कैसे प्रभावित होती है, तो सांद्रता इसमें क्या होती है, बढ़ जाती है,
सांद्रता क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता, नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब विलयन मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो बढ़ जाती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो रहा है कि पीएच की परिभाषा जो है कि पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? पीएच की परिभाषा दीजिए और इसका हाइड्रोजन आयन से क्या संबंध है। तो क्या होता है कि किसी विलयन का जो पीएच मान होता है, किसी भी विलयन का जो पीएच मान होता है, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का ऋणात्मक लघुत्तम लघु गुणक होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का ऋणात्मक लघु गुणक होता है। ये क्या होता है? पीएच मान होता है, लघु गुणक पीएच, वैसे क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन आता है इसमें कि एक क्वेश्चन आता है कि जो पीएच पैमाना जो है उसे क्या नापा जाता है? जो पीएच पैमाना है उससे क्या नापा जाता है? उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के लिए पीएच का परास क्या होना चाहिए? तो समझो आप लोग कि जो पीएच पैमाना है, पीएच पैमाना किसी भी विलयन की अम्ल या क्षारकता को मापता है। पीएच पैमाना है वो किसी भी विलयन की अम्लीय या क्षारीय या उदासीन की जो मतलब क्या है? उदासीन को नापता है। और पीएच पैमाने में जो विद्यमान हाइड्रोजन आयन का सांद्रण जो होता है, मतलब पीएच पैमाना क्या होता है? इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है उसका लघु गुणक, जो ऋणात्मक लघु गुणक होता है वो पीएच कहलाता है। ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है? वो पीएच कहलाता है। और क्या होता है? यदि विलयन उदासीन है तो उसका जो ताप होगा पीएच 7 होगा। यदि विलयन उदासीन है तो उसका पीएच कितना होगा? 7 होगा। और जब अम्लीय विलयन होता है तो पीएच का मान कितना होता है? 0 से 7, 0 से 7, यानी 7 से कम होता है। अगर विलयन अम्लीय है तो उसका जो क्या होगा कि 0 से 7 से कम होता है। और अगर क्षारीय है तो 7 से ज़्यादा और 14 तक होता है, 7 से ज़्यादा 14 तक होता है। क्योंकि पीएच पैमाने में जो बिंदु होते हैं वो 14 बिंदु होते हैं, पीएच पैमाने 14 बिंदु होते हैं। और अगर किसी पदार्थ का, किसी विलयन का पीएच 7 है तो वो विलयन कैसा होता है? उदासीन विलयन होता है। वो विलयन कैसा होता है? उदासीन विलयन होता है। ठीक है, उदासीन विलयन होता है। एक आता है कि हमारे शरीर में उपस्थित कठोरतम पदार्थ का नाम बताओ। हमारे शरीर में उपस्थित कठोरतम पदार्थ का नाम बताओ। तो हमारे शरीर में जो उपस्थित हैं, हमारे शरीर में उपस्थित जो कठोरतम पदार्थ है उससे हम कैल्शियम फार्मोन जो बनता है, कैल्शियम फास्फेट से बनता है। ठीक है, ये अत्यधिक कठोर होता है, कैल्शियम फार्फेट होता है। जो क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। ये अत्यधिक कठोर होता है। ये कैसा? अत्यधिक कठोर होता है। क्वेश्चन एक और बनता है इसी के अंतर्गत कि गंधीय सूचक क्या है? गंधीय सूचक क्या है? तो गंधीय सूचक क्या है? ठीक है, पीएच पैमाना तो आप लोग समझ गए होंगे। पीएच पैमाने में क्या होता है कि 0 से 7, पीएच पैमाना जो होता है वो 0 से 7 से कम, 0 से 7 से कम कैसा विलयन होता है? अम्लीय होता है। और जो 7 से ज़्यादा और 14 तक, 14 से कम, 14 तक, ठीक है, 7 से ज़्यादा 14 तक क्या होता है? वो क्षारीय होते हैं। 7 से ज़्यादा और 14 तक कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ठीक है, पीएच पैमाना आपको बता देते हैं। ये हमारा है पीएच पैमाना, पीएच। ठीक है, तो इसमें यहां से और यहां तक क्या होता है? ये अम्लीय होते हैं, अम्लीय। ठीक है, और यहां से और यहां तक के ये कैसे विलयन होते हैं? वो क्षारीय होते हैं।
और जिसका pH 7 होता है वो उदासीन होते हैं। जिसका pH 7 होता है वो कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। एक आता है कि गंधीय सूचक क्या है? गंधीय सूचक, गंधीय सूचक, गंधीय सूचक क्या है? तो गंधीय सूचक क्या होता है कि वे पदार्थ जिनकी गंध, वे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध, ठीक है, वे पदार्थ जिनकी गंध कैसी होती है? अम्लीय। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय, देखो जिनकी गंध कैसी होती है? अम्लीय, अम्लीय या क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय। जिनकी गंध कैसी होती है? अम्लीय या क्षारीय, माध्यम से भिन्न भिन्न होती है। अम्लीय और क्षारीय जो क्या होती है? माध्यम से भिन्न भिन्न, अम्लीय क्षारीय माध्यम से भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अम्लीय क्षारीय माध्यम से कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो उसे क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे क्या होती है? प्याज, जैसे हमारा गंधीय सूचक के अंतर्गत आता है, जैसे हमारा प्याज, जैसे प्याज। तो प्याज क्या, प्याज में जो गंध आती है वो क्या कहलाती है? गंधीय सूचक कहलाती है। प्याज में जो गंध आती है वो हमारा क्या कहलाती है? गंधीय सूचक कहलाती है। ठीक है, गंधीय सूचक कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है कि जो आश्वित जो जल होता है वो विद्युत का सुचालक, वो विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है? आश्वित जो जल है, आश्वित जल है, विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है? जो आश्वित जल है वो विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है? आश्वित जल, आश्वित जल जो है वो विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है? ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है? तो आश्वित जल जो होता है वो शुद्ध है, जो उदासीन है। आश्वित जल शुद्ध है लेकिन उदासीन है तथा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है। क्या करता है? ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, उत्पन्न नहीं करता है। ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन आयन को क्या करता है? उत्पन्न नहीं करता है, जिससे कि क्या होता है? वो आवेशित नहीं हो पाता है, इसलिए ये विद्युत का चालक नहीं होता है। ये विद्युत का चालक नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करें? और क्या होता है कि जो वर्षा का जल अम्लीय होता है, वर्षा का जल कैसा होता है? अम्लीय होता है और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वर्षा का जल कैसा होता है? पूछ सकता है क्वेश्चन में, वर्षा का जल कैसा होता है? तो वर्षा का जल कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, वर्षा का जल अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। और ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन, अब ऐसा समझ लो, जिस बिलियन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे वो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का चालक होता है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे वो विद्युत का चालक होगा, और जिसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होंगे तो वो आवेशित ही नहीं कर पाएगा, इसलिए वो विद्युत का चालक नहीं होता है, वो विद्युत का चालक नहीं होता है। एक आता है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? ठीक है, क्यों नहीं होता? तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का जो जल की अनुपस्थिति में क्या होता है कि अम्ल का जो व्यवहार है अम्लीय नहीं होता है, क्योंकि अम्ल केवल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल क्या करते हैं? वो जलीय विलयन में केवल ही हाइड्रोजन आयन देते हैं, और हाइड्रोजन आयन की प्रकृति की क्या होती है? अवलक्षित नहीं कर पाते हैं। वो हाइड्रोजन आयन की प्रकृति अवलक्षित नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनकी अनुपस्थिति में जल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। इनका जल का व्यवहार कैसा होता है? अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में आता है कि जो चींटी होती है,
चींटी के जो डंस होता है इनमें उपस्थित अम्ल का नाम। चींटी के डंस में जो अम्ल उपस्थित है, देखो चींटी के डंस में जो अम्ल होता है उसका क्या नाम है, और चींटी के अम्ल में डंस होता है उसको क्या कहते हैं, मेथेनाइल अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, मेथेनाइल अम्ल, जिसे हम क्या क्या कहते हैं, मेथेनाइल अम्ल। ठीक है, चींटी के डंस में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनाइल अम्ल होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है HCOOH। ठीक है, HCOOH जिसका रासायनिक सूत्र है, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है, इसका रासायनिक सूत्र चींटी के डंस में जो अम्ल पाया जाता है इसे मेथेनाइल अम्ल कहते हैं, और इसका जो रासायनिक सूत्र है HCOOH होता है। तो क्या होता है, जब चींटी डंस मारती है तो जलन से राहत पाने के लिए इसमें क्या करते हैं, जब जलन पड़ती है, जब चींटी डंस मारती है तो क्या पड़ती है, जहाँ पर डंस लगता है तो वहाँ पर जलन पड़ने लगती है। तो जलन जो पड़ने लगती है तो उससे क्या करना चाहिए कि जो क्षारीय पदार्थ जैसे बेकिंग सोडा, क्षारीय पदार्थ लगाने से क्या होता है, क्षारीय पदार्थ लगाने से जो डंस का क्षारीय पदार्थ लगाने से डंस जो लगता है जिससे कि जलन होती है वो खत्म हो जाती है। जो अगर डंस में अगर जलन पड़ती है तो हमें क्या लगाना चाहिए, क्षारीय पदार्थ लगाना चाहिए, जैसे बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा होता है। ये तो थे हमारे अम्ल, क्षार और लवण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनसे पूछा जाता है। ठीक है, जिससे क्वेश्चनों आने की संभावना है, बहुत अधिक आने की संभावना है। नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे धातु और अधातु को। ठीक, तो तब तक आप लोग चैनल पर बने रहिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।